Hello everyone. In this video, we will discuss about some more works, the summary of some more works of William Shakespeare. I have already made three videos in which I have discussed the summary of the work of William Shakespeare, and in this video we will discuss the summary of Measure for Measure, Othello, King Lear, Timotheus of Athens, Macbeth, and Antony and Cleopatra. So let's start. This is the character map of the Measure of Measure play. There is a duke who is the ruler of Vienna. Angelo was the ruler of Vienna in the duke's absence. Claudio is imprisoned under a law by the Angelo. Isabella is the sister of Claudio, and Mariana is a gentlewoman and fiancée of Angelo, and Escalus is magistrate of the Duke. Okay, so let's start. Duke Vienna appoint Angelo as his deputy to the rule Vienna in his absence. Vienna has recently become loose in his moral behavior. Angelo attempts to turn the city around with his strict reinforcement of the law against immorality. This results in imprisonment and a death sentence of Claudio since his fiancée Juliet is pregnant. यानी कि इसमें क्या होता है, ड्यूक वियाना जो है वो एंगिलो को राज्य सौंप कर वहाँ से चला जाता है कुछ समय के लिए। तो एंगिलो क्या करता है, नए नए रूल अपनाता है कि इमोरलिटी ख़त्म होगी वहाँ पर, ठीक है। जितने भी प्रोस्टिट्यूट हाउस है उन सभी को वो शट करवा देता है। क्लियोडो को वह अरेस्ट करवा लेता है क्योंकि उसने जूलियट को शादी नहीं की थी और उसे प्रेग्नेंट कर दिया था। जब वह कैद मतलब उसको इम्प्रिजन कर लिया जाता है तो इसाबेला उसकी सिस्टर है जो कि नन है, ठीक है। नन यानी कि पादरी जिसे बोलते हैं, वो नन होता है चर्च में रहने वाली जो लेडीज़ होती हैं। तो नन है वो अपने भाई को बचाने के लिए क्या करती है, क्लोडियो से कहता है कि तुम क्या करो, एंगिलो के पास जाओ और मेरी जो डेथ है या मेरे को छुड़ाने के बारे में बात करो। तो इसाबेला एंगिलो के पास जाती है, लेकिन एंगिलो कहता है कि तुम अगले दिन आना, ठीक है। वह वापस चली जाती है। फिर अगले दिन वो वापस आती है एंगिलो के पास और वह कहता है कि मेरे साथ एक रात तुम्हें बितानी होगी, अगर तुम मेरे साथ एक रात बिता लोगे तो मैं क्लोडो को छोड़ दूँगा, ठीक है। तो ये सब बातें, अब ड्यूक जो है वो वहाँ पर जो है वो एक दूसरा रूप धारण करके आता है ये देखने के लिए कि एंगिलो किस तरीके से राज्य संभाल रहा है। उसे ये सब देख रहा होता है कि किस तरीके से वह क्लोडो को इम्प्रिजन कर लेता है और कंडीशन रखता है इसाबेला के सामने, ये सब। और फिर एंगिलो जो है वो मारियाना इसकी फियांसे है। तो अब इसाबेला और क्लोडो बात कर रहे होते हैं कि एंगिलो ने क्या शर्त रखी है जेल में। तो ड्यूक उनकी बातें सुन रहा होता है भेस बदल के। तो ड्यूक इसाबेला से बोलता है कि तुम एक काम करो, इसकी कंडीशन मानने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन अपनी जगह मारियाना को बेच देना। मारियाना एंगिलो की क्या है, फियांसे है। रात को मारियाना को अपनी जगह भेज देना, क्योंकि पहले इसकी सगाई से हो गई थी, लेकिन इसने शादी इसलिए नहीं करी क्योंकि ये है लड़की जो है वो डॉवरी नहीं दे पा रही थी। तो इसाबेला जो है वो तैयार हो जाती है, ठीक है। और फिर मारियाना इसाबेला की जगह वहाँ पर पहुँच जाती। अब एंगिलो ने शर्त रखी थी कि वह जो है वो क्लोडो को नहीं मारेगा अगर इसाबेला उसके पास आती है। तो उसे इसाबेला मारियाना भेस बदल के आती है इसाबेला के पास, लेकिन फिर भी इस क्लोडो को मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्लोडो की जगह ड्यूक क्या करता है, एक साजिश रचता है और इसकी जगह एक दूसरा एक कैदी है, उस कैदी को जो है वो मतलब कि उसको एक्सिक्यूट करवा देता है, उसकी गर्दन कटवा देता है और क्लोडो को वो बचा लेता है और कैसा बोलता है कि क्लोडो मर चुका है। सारी जगह वो ये अफवाह फैला देता है। उसके बाद क्या होता है कि अगले दिन यह घोषणा हो जाती है कि ड्यूक वापस आ रहा है। तो इसाबेला और मारियाना दोनों ही ड्यूक से अपनी शिकायत करने के लिए जा रही होती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द ड्यूक अनडिस्क्यूज्ड ड्यूक स्टेट एंट्रेंस टू द सिटी, इसाबेला बैक फॉर जस्टिस। जैसे ही वो ड्यूक अपनी सिटी में एंटर करता है, इसाबेला जो है वो जस्टिस के लिए गुहार लगाती है और विद द हेल्प ऑफ मारियाना ऑन हर साइड इसाबेला रिलीव एंगिलोज गिल्ट एंड ही इज़ फोर्स्ड टू एक्सेप्ट मारियाना एज हिज वाइफ। फिर ड्यूक जब कहानी सुनता है, एक्चुअल में उसे सब पता है लेकिन वैसा प्रटेंड करता है कि उसे कुछ नहीं पता है। तो वह क्या करता है,
वह कहता है, सजा देता है कि क्लोडो जो है वो जूलियट से शादी करेगा, एंगिलो मारियाना से शादी करेगा, और वह अपना शादी का प्रस्ताव इसाबेला के सामने रखता है, लेकिन शी not reply the request of Duke. So this is the short story of the Measure for Measure. Now the other play of William Shakespeare is Othello. ओथेलो में एक ओथेलो होता है जो कि एक वेनिटियन सोल्जर होता है। ईगो जो है वो मैनिपुलेटिव होता है। इसकी वाइफ होती इमिलिया। डेस्टिमोना जो है वो दोनों स्पाउस होते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन रोड्रिगो भी जो है वो मैनिपुलेटिव है, वह भी डेस्टिमोना से प्यार करता है। और ओथेलो को जो लेफ्टिनेंट है वो है कासियो। अब स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि ओथेलो जो है वो एक सोल्जर होता है, वह ईगो को लेफ्टिनेंट बनाने के बजाय कासियो को बना देता है। तो उसे गुस्सा आता है कि ओथेलो ने ऐसा क्यों करा। वह अब क्या करता है, इससे बदला लेने के लिए एक प्लानिंग खेलता है। उसे पता चलता है कि रोड्रिगो जो है वो डेस्टिमोना से प्यार करता है ओथेलो से पहले। लेकिन डेस्टिमोना ओथेलो से प्यार करने लग जाती है। तो ईगो इसको भड़काना शुरू कर देता है कि तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को अलग करना है और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए ईगो जो है वो डेस्टिमोना के फादर से बोलता है। डेस्टिमोना के जो फादर हैं उसे पसंद नहीं है ओथेलो। जब वो ईगो जो है वो जाकर डेस्टिमोना के फादर से बोल देता है कि आपकी बेटी ओथेलो को पसंद करती है, तो वह ओथेलो को बुलाता है अपने राज्य में, अपने दरबार में। लेकिन जैसे ही बुलाने वाला होता है तो उसे न्यूज़ मिलती है कि उसे एक लड़ाई के लिए जाना है। तो वह बीच में इस चीज़ को छोड़कर लड़ाई के लिए चला जाता है। तो ईगो का प्लान फेल हो जाता है। अब वो दूसरा प्लान बनाता है। उसके बाद जो है वो वापस आता है तो वह इनसे पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। तो डेस्टिमोना कहती है कि हाँ, मैं इसे पसंद करती हूँ। तो ओथेलो कहता है कि मैंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है, तो इसलिए डेस्टिमोना मुझसे इम्प्रेस हुई है। लेकिन वह मना कर देता है कि नहीं, मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करता। तो डेस्टिमोना इसके साथ जो है वो लड़ाई में चली जाती है कि मैं ओथेलो के साथ ही जा रही हूँ। अब ये दोनों सिरिप में जाते हैं। सिरिप में जो है क्या होता है, द गवर्नर ऑफ साइरस एंड ही सोल्जर ग्रेट। अब वो जिस लड़ाई में जा रहे होते हैं ये दोनों, वो लड़ाई बीच में जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो अपोजिट सेना है वो समुद्र के किनारे समुद्र से नहीं पहुंच पाती हैं स्ट्रॉम के कारण। तो वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसको लगता है रोड्रिगो को कि वह जो है वो डेस्टिमोना को खो चुका है, लेकिन ईगो कहता है कि नहीं, अभी भी जो है वो टाइम है, अभी भी मौका है तुम्हें डेस्टिमोना को पाने का। उसके बाद वह कहता है कि तुम क्या करो, रोड्रिगो को कहता है ईगो को, रोड्रिगो को कहता है कि तुम कासियो के साथ रोड्रिगो को कहता है कि तुम जो है एक फ़ाइट करो कासियो के साथ, जो है तुम एक लड़ाई के लिए, डुअल के लिए, फ़ाइट के लिए तुम इसको मोटिवेट करो उसी रात, ठीक है। तो वह इसको मोटिवेट करता है, लेकिन गलती से जो है वहाँ का गवर्नर की डेथ हो जाती है और इल्ज़ाम कासियो पर लग जाता है। और ओथेलो कहता है कि कासियो ने जो है वो जिम्मेदार है गवर्नर की मौत का, ठीक है। और फिर उसे उसके अपने पद से भी हटा देता है कासियो को। फिर अगले दिन ईगो जो है वो कासियो से कहता है कि तुम जो है वो तुम्हें छूट तभी मिल सकती है, तुम क्या करो, डेस्टिमोना को जाकर आप उसे थोड़ा सा मनाओ कि मेरी सज़ा कम कर दे, ठीक है। तो कासियो डेस्टिमोना के पास जाता है और ओथेलो को, ईगो क्या करता है, ओथेलो को उसी वक्त ले आता है जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं। और ओथेलो से कहता है कि देखो, डेस्टिमोना का अफेयर कासियो के साथ है। और वह गलती से अपना रुमाल जो है वो डेस्टिमोना के रूम में छोड़ जाता है। तो कहता है कि देखो, वे रात को भी मिलते हैं और डेस्टिमोना तुम्हें क्या कर रही है, डिसीव कर रही है, ठीक है। तो ओथेलो को गुस्सा आता है डेस्टिमोना के ऊपर, उस पर विश्वास नहीं होता, वह उस पर शक करना शुरू कर देता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। उसके बाद लास्ट वाले सीन में क्या होता है कि ईगो जो है वो दोबारा से इसको भड़काता है कि तुम एक काम करो, तुम दोबारा से डुएल के लिए इसको मोटिवेट करो। जब ये दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तब इसको जो है वो चोट लग जाती है। तो फिर ईगो सबके सामने चिल्लाना शुरू कर देता है कि रोड्रिगो ने क्या करा, कासियो को मार दिया। फिर वो ईगो जो है वो रोड्रिगो को मार देता है, कहीं उसका प्लान जो है वो खुल ना जाए। तो वह इसको भी मार देता है और इसको घायल कर देता है। ओथेलो अपने रूम में होता है और वह डेस्टिमोना को भी मर्डर कर देता है। उसे लगता है कि उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही है, लेकिन जो इमिलिया है, ईगो की जो वाइफ है, उसे सारी स्टोरी पता होती है। और एट द एंड ऑफ द स्टोरी वह ओथेलो को बताती है कि किस तरीके से जो है वो ईगो ने एक प्लान बनाया था, क्योंकि अपना बदला लेने के लिए, और आपके मन में शक पैदा किया था। तो वह सारी स्टोरी एट द एंड प्लॉट में वो आपकी सारी स्टोरी जो है वो बता देती है। और ये प्लान
प्ले जो है वो एंड होता है विद कासियो री इंस्टेटेड एंड प्लेस्ड इन कमांड एज गवर्नर ऑफ साइरप। ये जो कासियो है वो क्या बन जाता है, गवर्नर ऑफ साइरप बन जाता है। ठीक है, और ओथेलो भी क्या कर लेता है, कमिट कर लेता है, सुसाइड कर लेता है कि उसने अपनी वाइफ को गलत फहमी में मार दिया। नाउ द समरी ऑफ किंग लियर। इसमें क्या होता है, किंग लियर किंग का ब्रिटेन होता है, किंग का ब्रिटेन होता है। उसकी 3 डॉटर होती है, कोर्डिलिया, गोनीरिल, रीगेन। ठीक है, गोनीरिल लव करती है एडमंड से। एडमंड जो है वो एक इलेजिटिमेट सन होता है अर्ल ऑफ ग्लोस्टर्स का। ठीक है, और एडगर का फादर होता है, और ये दोनों इसकी डॉटर होती हैं। अब किंग लियर क्या करता है, वो कहता है कि मैं अपने जो राज्य है उसको 3 भागों में डिवाइड करूँगा, लेकिन तभी मैं करूँगा जब जो है वो मेरी तीनों बेटियां जो है वो देखती हैं सब किस तरीके से मेरी तारीफ़ करती हैं। तो ये दोनों रीगन और ये जो है गोनीरियल है, वह बहुत अच्छी तारीफ़ करती है अपने पापा की, अपने फादर की, लेकिन कोर्डिलो कुछ नहीं कहती। तो किंग लियर क्या करता है, उसे अपने बैनिश कर देता है अपने किंगडम से, और अर्ल ऑफ कैंट को भी निकाल देता है क्योंकि उसने कोर्डिलिया के साथ दिया था। तो इन दोनों को वह वहाँ से निकाल देता है और इन दोनों को थैंक करता है, थैंकफुल होता है कि उसने मेरी तारीफ़ करी। उसके बाद कोर्डिला को वहाँ से बैनिश करने के बाद जो ड्यूक ऑफ बुरगुंडी है वो भी इसको शादी के लिए मना कर देता है, क्योंकि अब वह क्या कर रही है, अब वह कोई राजकुमारी नहीं रही। लेकिन किंग ऑफ फ्रांस जो है, किंग का जो फ्रांस होता है, फ्रांस का जो किंग होता है, वह करता है कोर्डिलो की ऑनेस्टी के कारण जो है उसे शादी कर लेता है। अब रीगन एंड गोनिला एंजॉय द वेल्थ ऑफ हिज फादर। अब जो एडमंड है, एडमंड क्या करता है, जो कि बेटा है, किसका बेटा, इलेजिटिमेट सोन है अर्ल ऑफ कोस्टर का, वह सो कहता है कि जो एडगर है आपका जो भाई है वो आपको मार सकता है। जब उसे पता चलता है कि एडमंड जो है वो भड़का रहा है अर्ल ऑफ ग्लोस्टर्स को, तो वह क्या करता है, एडगर भाग जाता है और यहाँ से चला जाता है, इस राज्य से, ब्रिटेन से चला जाता है, और भेस बदल कर ग्रोनियल जो है वो इसकी इसके कोर्ट में एक कोटियर बन के रहना शुरू कर देता है। ठीक है, अब ग्रोनियल क्या करती है, ग्रोनियल को जो राज्य मिला हुआ होता है उस राज्य से वह खुश नहीं होती, वहाँ के लोगों से खुश नहीं होती, वह अपने फादर को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देती है। उसके बाद जो अर्ल ऑफ कैंट है, जिसको किंग लियर ने बैनिश कर दिया था अपने राज्य से, वो भेस बदलकर किंग लियर के साथ रहना शुरू कर देता है कि वो उसका राजा है तो उसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर वो क्या करता है, ग्रोनियल जो है वो उससे ऐसे बर्ताव करती है, तो क्या करता है कि वो कहता है कि मैं अपनी बेटी रीगन के पास जाकर रहूँगा। तो अपनी बेटी रीगन के पास जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी कहाँ पर चली गई है, अर्ल ऑफ ग्लोस्टर्स के साथ पास रहने के लिए चली गई है। फिर वो रीगन को ढूंढने के लिए जब वो यहाँ जाता है तो यहाँ पर उसकी बेटी उसे क्या करती है, कहती है कि तुम पागल हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं है, यानी वो इसकी बेटी भी उसे धोखा दे देती है। उसके बाद किंग लियर अपना एक उसका साथी होता है फूल, इसके साथ जो है वो पागल हो जाता है एक तरीके से कि उसकी दोनों बेटियों ने उसी ऐसा बिहेव किया उसके साथ, और एक स्ट्रॉम में वो फंस जाता है। तो अर्ल जो है वो उसकी मदद करता है लियर की, और उसे जो है वो एक ऐसी जगह पर लेकर चला जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि कोर्डिलिया जो है वो एक फ्रांस की आर्मी गैदर कर रही है। जब उसे ये पता चला कि इसके दोनों बहनों ने उसके फादर के साथ कैसा बिहेव किया, तो इन दोनों बहनों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए वो एक आर्मी को खड़ा कर रही है। तो अर्ल जो है वो इस किंग लियर को वहाँ पर लेकर चला जाए। उसके बाद जो है वो एडमंड रीगन को जाके ये कहता है, सारी स्टोरी बताता है कि किस तरीके से उसके फादर ने जो है वो किंग लियर की मदद करी है, किंग लियर को उसकी तीसरी बेटे के पास पहुंचा दिया है। तो रीगन जो है और उसका एक साथी होता है क्रोनवेल, ये दोनों मिलकर इसको जो है ब्लाइंड कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों जब ब्लाइंड हो जाते हैं तो एक सर्वेंट जो है वो क्या करता है, एक सर्वेंट आकर क्रोनवेल को स्टैप कर देता है और ये भी मर जाता है। लेकिन फिर भी जो है वो रीगन अपने लवर एडमंड, इसकी लवर होता है इसका, इस एडमंड के साथ मिलकर जो है वो कंटिन्यूसली लड़ाई के लिए तैयारी करती है। अब किंग लियर जो है वो किससे मिलता है, एडगर से मिलता है। एडगर जो बहुत पहले किंग ब्रिटेन से चला गया था, किंग लियर एडगर से मिलता है, और वहाँ पर जो है वो अर्ल भी आ जाता है जो कि अंधा हो चुका है। ठीक है, तो एडगर उसका बेटा होता है, सॉरी ये भी बेटा होता है और इसका फादर होता है। तो एडगर को जब पता चलता है कि उसका बेटा, उसका फादर जो है वो इस तरीके से अंधा हो चुका है, और किंग लियर, ये तीनों जो है वो एक साथ जो है वो मिल जाते हैं, और एट द एंड जो है वो क्या होता है कि अर्ल मर जाता है। ठीक है, तो जब लड़ाई हो रही होती है तो जो ये ग्रोनियल है वो क्या करती है, रीगन को पॉइजन दे देती है और इसे मार देती है, क्योंकि ग्रोनियल भी एडमंड से प्यार करती है, रीगन भी एडमंड से प्यार करती है, एडमंड से। तो फिर
गोनीरल क्या करती है, रीगन को पॉइजन दे देती है और वो मार देती है। और एडगर जो है वो चैलेंज करता है एडमंड को, किसके लिए, ड्यूअल के लिए, लड़ाई करने के लिए, ठीक है। एंड बाउंसिंग मोर्टली सिंग नो वे आउट ग्रोनियल के हरसेल्फ, फिर ये अब जब उसे लगता है कोई रास्ता नहीं बचा है तो यह भी अपने आप को मार लेती है। एंड डाइंग एडमंड कन्फेसिस इज मिसडीड एंड रियलाइजेस कोर्डिला, उसके बाद जब यह भी मरने वाला होता है तो वह बताता है कि उसने कितना गलत काम करा है। हाउएवर इट इज़ टू लेट टू सेव कॉर्डिलस फ्रॉम द हैंगमैन, लियर्स हार्ट ब्रेक सो एज टू कैरी द बॉडी ऑफ हिज बिलव्ड यंगेस्ट डॉटर इन हिज आर्म। अब कॉर्डिलस भी क्या हो जाती है, का भी जो है वो मतलब उसकी भी मौत हो जाती है और यह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है किंग लियर कि उसकी बेटी जो है वो, उसकी बिलव्ड बेटी भी मर रही है और यह भी मर जाता है। एबनी एंड एडगर आर लेफ्ट टू रिकॉग्नाइज द किंगडम एंड रिसॉल्व द सिविल वार। एबनी जो इसका हस्बैंड होता है वो और एडगर जो है वो क्या करते हैं, दोनों ही ब्रिटेन के राज्य को संभालते हैं। नाउ द समरी ऑफ टिमोन्स ऑफ एथेंस। देर इज़ अ पर्सन, देर इज़ अ वेल्दी फिलेंथ्रोपिस्ट टिमोन। टिमोन एक होता है फिलेंथ्रोपिस्ट होता है, एक मर्चेंट होता है, पेंटर ज्वेलर होता है, ठीक है। और क्या करता है, ये लोगों की जो डेप्ट यानी कि जो ब्याज वगैरह लोग ले लेते हैं, कर्जे में डूबी होती हैं, जो डेप्ट में डूबी होती है, उनकी वो मदद करता है, ठीक है। और लोग इसके क्या करते हैं, इसकी फ्लैटरी करना शुरू कर देते हैं, यानी कि इसके चापलूसी करना शुरू कर देते हैं। तो एपिमेटस बिवेयर टिमोनन अबाउट द फ्लैटरनेस ऑफ अदर्स पीपल, बट टिमोनस इनवाइट एवरीवन टू ईट विद हिम, ठीक है। वह एक फेस्ट रखता है, सबको वहाँ पर, अपने दोस्तों को वहाँ पर बुलाता है और अपने जो एक इसका फ्रेंड है, जिस फ्रेंड का नाम है एल्सी बियाडस, उसको भी मिलिट्री लीडर है, उसको भी उस फीस्ट में बुलाता। उस फीस्ट में उसका जो फेलावियस स्टुअर्ड होता है, ही वार्न इमोनस अबाउट हिज दैट हिज एसेट आर ड्वेंडिंग रैपिडली, कि उसके जो जायदाद है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, बट ही इग्नोर द एडवाइस ऑफ हिज स्टुअर्ड। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जब वह जो है वो मतलब उसे पैसे की ज़रूरत होती है, तो अपने उन सभी दोस्तों से पैसे मांगता है जिसकी इसने मदद करी थी, लेकिन सब उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और वह फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में फंस जाता है। उसके बाद वो लास्ट में एक बार और एक फीस्ट रखता है, उसमें अपने सारे दोस्तों को बुलाता है और सारे दोस्तों को क्रिटिसाइज़ करता है कि मेरी मदद के टाइम, मेरी ज़रूरत के टाइम पे तुमने मेरी मदद नहीं करी। और पार्टी में वह उन्हें पत्थर और पानी देता है और अपने दोस्तों के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है और एथेंस को छोड़कर चला जाता है और वो कहता है कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। उसके बाद टिमोन जो है वो एक फॉरेस्ट में क्या कर रहा होता है, अपने ये मिट्टी खोद रहा होता है, तो मिट्टी में उसे घास फूस की बजाय सोने के कुछ मतलब सोने का सामान उसे मिलता है, सिक्के वगैरह उसे मिलते हैं। उसके बाद वह जो है वो इससे मिलता है, एल्किबिडियस से मिलता है। इसको भी जो है वो एथेंस से वह चला जाता है, छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसको भी धोखा मिलता है एथेंस से और वह रिवेंज लेना चाहता है। तो टिमोन भी रिवेंज लेना चाहता था एथेंस के लोगों से, ये दोनों मिल जाते हैं कि हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, रिवेंज लेंगे। उसके बाद फ्लावियस जो है वो वहाँ पर आता है, तो टिमोन को पता चलता है कि उसका ओनली ऑनेस्ट फ्रेंड इज़ फ्लावियस, ठीक है। और वह कुछ पैसा फ्लावियस को दे देता है। अब कुछ लोग जो है वो टिमोन के पास आते हैं कहने के लिए कि तुम अपने दोस्त, ये जो इसका दोस्त है, इस दोस्त को मना कर दो एथेंस पे अटैक करने के लिए, केवल तुम ही उसको मना कर सकते हो। सून आफ्टरवर्ड वन ऑफ एचिबियट्स सोल्जर्स डिस्कवर टिमोन्स ग्रेवस्टोन। उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि टिमोन जो है वो मर जाता है, तो फिर ये कहता है कि मैं केवल उन्हीं लोगों को के खिलाफ़ लड़ाई करूँगा जो कि टिमोन के एनिमी थे और बाकी सब लोगों को छोड़ दूँगा। तो ये एक स्टोरी है इसकी, टिमोन्स ऑफ एथेंस। नाउ द स्टोरी ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ की स्टोरी ये होती है कि जो मैकबेथ है और बैंक्यू है, वे दोनों जो है वो आ रही होती हैं कहीं से, तो इन्हें 3 विचेज़ मिलती हैं, भूतनियाँ जिसे बोलते हैं, चुड़ैल जिसे बोलते हैं, वो मिलती हैं और वह भविष्यवाणी करती है मैकबेथ को लेके कि तुम जो है वो प्रमोट होगे 2 बार, एक बार तो तुम एथेंस ऑफ कॉर्डर बनोगे और दूसरा जो है वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनोगे, लेकिन उससे पहले जो है वो बैंकॉक जो है वो क्या बनेगा, किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा, ठीक है। बैंकॉक के जो डिसेंडेंट्स हैं यानी कि इसके जो बच्चे वगैरह होंगे वे जो है वो क्या बनेंगे, किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेंगे। लेकिन ये तो मना कर देता है, बैंकॉक कहता है कि नहीं, मेरा से कोई इंटेंशन नहीं है किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनने का। तो मैकबेथ इनसे और क्वेश्चन पूछने वाला ही होता है कि दे आर डिसअपियर। अब जो किंग ऑफ डुकैन्स हैं, जो किंग ऑफ डुकैन है, वो क्या करता है, मैकबेथ को क्या बना देता है, थाने ऑफ कॉर्डर बना देता है, यानी कि जो पहले इसने भविष्यवाणी करी थी वो सच हो जाती है।
ठीक है। और उसके बाद उसकी जो वाइफ है लेडी मैकबेथ कहती है कि अगर पहले भविष्यवाणी सही हो गई है तो दूसरी भविष्यवाणी भी सही होगी। और दूसरी भविष्यवाणी क्या थी कि इसके बेटे किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेंगे। तो लेडी मैकबेथ कहती है कि आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट टू मेक यू द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। उसके बाद ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि हम क्या करेंगे, किंग ऑफ ड्यूकेन्स को मार देंगे और उसकी जगह राजा बन जाएंगे। तो मैकबेथ क्या करता है कि इसको इसके दरबार में जाता है, इसके रूम में जाता है, इसको मार देता है। और लेडी मैकबेथ क्या करती है कि मैडकफ इसके पास आने वाला होता है उससे पहले चाकू को छुपा देती है। उसके बाद इसके किंग ऑफ ड्यूकेन्स के बेटे होते हैं मैलकॉम और ड्यूकेन। ये दोनों को पता चलता है कि ये हमारा फादर मर गया है, तो ये दोनों भी भाग जाते हैं कि कहीं हमको भी क्या मार ना दिया जाए। ठीक है, तो ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और लोगों को ये लगता है कि ये दोनों भाग गए हैं तो इन्होंने ही अपने पता का मर्डर किया है, लेकिन एक्चुअल मर्डर किसने किया गया होता है, मैकबेथ ने। उसके बाद क्या होता है, जब ये मर जाता है तो लोग क्या करते हैं, मैकबेथ को राजा बना देते हैं। ठीक है, अब ये भी भविष्यवाणी सही होती है, लेकिन दूसरी भविष्यवाणी ये थी कि पहले तो ये राजा बनेगा, उसके बाद राजा जो है वो इसका बेटा बनेगा। अभी राजा बन गया, दो भविष्यवाणी सही हो गई, तो अभी क्या करता है, सोचता है कि मैं इसी को मार देता हूँ और इसके बेटे को मार देता हूँ, तो ये क्या होगा कि भविष्यवाणी खत्म गलत हो जाएगी। तो वह इसको बैंकों को मार देता है, लेकिन इसका जो ये बेटा है वह वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, कि मेरा भी मर्डर होने वाला है, तो वह यहाँ से भाग जाता है। अब मैकबेथ जो क्या करता है, मैडकफ की फैमिली को मार देता है। और मैडकफ कहाँ जा रहा होता है, मैडकफ इन दोनों को ढूंढने निकल गया होता है। तो जब उसे पता चलता है कि मैकबेथ ने मेरी फैमिली को मार दिया है, तो मैलकम के साथ एक आर्मी खड़ी करता है मैकबेथ के खिलाफ। और जब लड़ाई हो रही होती है तो मैकबेथ को पता चलता है कि उसकी जो वाइफ है उसने सुसाइड कर ली है किसी कारणवश। तो वह जो है उसे बहुत दुख होता है कि उसकी वाइफ मर गई है। और लड़ाई के एंड में क्या होता है कि जो मैकडफ है वो जीत जाता है और मैकबेथ का सर जो है वो मैलकॉम के पास लेकर आता है और मैलकॉम जो है वो फिर राजा बनता है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द मैकबेथ। नाउ द स्टोरी ऑफ एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की स्टोरी है। देयर इज़ द 3 एम्पायर of the Rome, Lepidus, Antonio and Caesar. Antonio spent so much times with Cleopatra. Cleopatra is the lover. Cleopatra and Antonio both are lovers, and he spent most of his time in Egypt. Antonio has a wife which has recently died. इन द रोम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पॉम्पी एक उनका दुश्मन होता है, वह आर्मी खड़ी करता है। तो लेपिडस और कैसियर क्या करता है, ये दोनों क्या एंटोनियो को लेटर लिखते हैं कि तुम जो वापस आ जाओ। तो एंटोनी वापस आ जाता है। ठीक है, एंटोनी जब वापस आ जाता है तो फिर ऑक्टिवा क्या कहता है, ऑक्टिवा एंटोनी जो कि कैसर है वो ऑक्टिवा से एंटोनी से कहता है कि तुम मेरी बहन है उससे शादी कर लो। उसे लगा कि अगर एंटोनी शादी कर लेगा मेरी बहन से तो वह इजिप्ट जाना छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब उसे पता चलता है कि पॉम्पी क्या करता है, इन तीनों के साथ एक एग्रीमेंट करता है कि मैं भी लड़ाई नहीं करूँगा लेकिन मुझे कुछ हिस्सा चाहिए, तो वो हिस्सा उसे दे देते हैं और लड़ाई ख़त्म हो जाती है। जब एंटोनियो को लगता है कि हाँ रोम में लड़ाई अब नहीं हुई है, मामला शांत हो गया, तो वो दोबारा से इजिप्ट में रहना शुरू कर देता है। ठीक है, अब ऑक्टिवा को लगता है कि और ऑक्टिवा को वापस अपने भाई के पास भेज देता है। तो सीज़र को लगता है कि उसने मेरी बहन का लाइफ बर्बाद करी है और उससे प्यार नहीं करता है। ठीक है, तो एक बार क्या होता है कि एक शिप में पॉम्पी, ये लेपिडस और कीज़र जा रहे होते हैं। तो पॉम्पी का एक दोस्त है, वो कहता है कि तुम लेपिडस और सीज़र को मार दो, लेकिन वो पॉम्पी कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, फिर सिचुएशन ऐसी होती है कि सीज़र जो है वो क्या करता है, लेपिडस को मार देता है और रिवेंज के लिए कि उसने अपनी एंटोनी से रिवेंज के लिए अपनी एक आर्मी खड़ी करता है। उस आर्मी के अंदर एंटोनी क्लियोपेट्रा से मदद मांगता है कि तुम मुझे मेरी मदद करो ये कैसियर के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। तो क्लियोपेट्रा तैयार हो जाती है एंटोनी की मदद करने के लिए। समुद्र में लड़ाई हो रही होती है, तो लड़ाई के बीच में ही क्लियोपेट्रा क्या होती है, वापस चली जाती है, मतलब अपनी सेना को लेकर वापस चली जाती है। तो एंटोनी को गुस्सा आता है क्योंकि वो हार जाता है। उसके बाद वो आके पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो माफ़ी मांगती है। फिर वो दोबारा से लड़ाई करने के लिए आती हैं ये दोनों कैसर के खिलाफ। तो दोबारा से क्लियोपेट्रा वापस चली जाती है, ठीक है, अपनी सेना को लेके। इस बार वो बहुत डर जाती है कि मैंने दोबारा से एंटोनी को बिना बताए आ गई हूँ। तो वह जाकर एक कैसल में छुप जाती है, एक रूम में छुप जाती है और घोषणा कर देती है चारों तरफ कि क्लियोपेट्रा ने सुसाइड कर लिया। जब एंटोनी बाहर आता है तो उसे लगता है कि शायद मैंने क्लियोपेट्रा के साथ गलत व्यवहार किया है। तो वह अपने दोस्त से बोलता है, एनो बारबस से बोलता है कि तुम मुझे मार दो।
ठीक है, क्योंकि मैंने क्लियोपेट्रा के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। लेकिन इनोबार्बस क्या करता है, कहता है कि नहीं, मैं आपको नहीं मार सकता क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हो। तो यह अपने आप को ही मार लेता है। और एंटोनी क्या करता है, एंटोनी भी सुसाइड कर लेता है। लेकिन क्लियोपेट्रा को जब पता चलता है, उसने तो ये केवल एक फेक न्यूज़ फैलाई थी कि एंटोनी का गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन जब उसे पता चलता है कि एंटोनी मर गया है, तो क्लियोपेट्रा भी सुसाइड कर लेती है अपने आप को जहरीले सांपों से कटवा कर। अब एंटोनी मर गया, क्लियोपेट्रा, लेपोडस मर गया, पोम्पी मर गया, एनॉर्मस मर गया। अब कौन बचा, कैसर। अब कैसर जो है इजिप्ट पर भी शासन करता है और रोम पर भी शासन करता है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा।